तो चैप्टर 3 है टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट। ठीक है, क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है इक्विटी मार्केट में या डेब्ट मार्केट में, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड देयर फीचर्स, इसको अपन स्टडी पूरा करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज इसमें दिया है सिक्योरिटी मार्केट के बारे में। थोड़ा इसको स्टडी करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट इनेबल investor to deploy their surplus fund in investment instrument that are predefined for their feature, issue under regulatory supervision and in most case liquid in the secondary market। तो सिक्योरिटी मार्केट क्या रहता है, इन्वेस्टर को उनका जो सरप्लस फंड है उसको इन्वेस्ट करने के लिए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में एक जरिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, एक तो इंस्ट्रूमेंट के प्री डिफाइंड फीचर्स होते हैं, रेगुलेटरी सुपरविजन रहता है जस्ट लाइक सेबी आरबीआई, और मोस्ट केसेस लिक्विड होते हैं। ठीक है, देयर आर टू ब्रॉड टाइप ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर इशूड बाय सीकर ऑफ कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर। ठीक है, जिनको कैपिटल की जरूरत रहती है वो दो टाइप के सिक्योरिटी इशूज करते हैं, पहला है इक्विटी और दूसरा डेब्ट। When a business need capital to fund its operation and expansion, it make a choice between these two type of securities। ठीक है, जब भी किसी भी बिजनेस को कैपिटल की जरूरत होती है, पैसे की, फॉर इट्स ऑपरेशन और एक्सपेंशन, या तो अपने बिजनेस को बढ़ाना है या ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उसके लिए पैसे की जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, इक्विटी और डेब्ट के जरिए ही मनी मार्केट से उठाते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर। इक्विटी कैपिटल इज अवेलेबल फॉर कंपनी टू यूज एज लॉन्ग एज इट नीडेड। जो इक्विटी, जो शेयर की जो कैपिटल होती है वो कंपनी जितना लंबा चाहे उतना यूज कर सकती है। डेब्ट कैपिटल, डेब्ट कैपिटल विल हैव टू बी रिटर्न आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, क्योंकि जो डेब्ट अपन लेते हैं उसका कोई टाइम पीरियड रहता है कि 3 साल, 2 साल, 1 साल, और उसका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स रहता है। इक्विटी इन्वेस्टर डू नॉट एंजॉय एनी फिक्स रिटर्न और रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टेड। इक्विटी इन्वेस्टर के पास ऐसा कोई फिक्स रिटर्न का साधन नहीं होता। ठीक है, जो प्रिंसिपल वो इन्वेस्टमेंट करता है, मान लीजिए वो 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका कोई फिक्स रिटर्न तय नहीं होता है। डेब्ट इन्वेस्टर अर्न अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिटर्न ऑफ प्राइम प्रिंसिपल एट मेच्योरिटी। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट वाले क्या होते हैं, जब मेच्योरिटी होता है तो फिक्स रेट ऑफ, जो भी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट तय रहता है, उतना पैसा उन्हें मेच्योरिटी में मिलता है। इक्विटी इन्वेस्टर आर ऑनर ऑफ द बिजनेस। इक्विटी इन्वेस्टर क्या होते हैं, बिजनेस के ऑनर होते हैं या मालिक होते हैं। डेब्ट इन्वेस्टर आर लेंडर टू द बिजनेस। डेब्ट इन्वेस्टर क्या होते हैं, जो उधार देते हैं उस वो बिजनेस को करने के लिए। इक्विटी इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। इक्विटी इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ, यानी कि जो बिजनेस है उसके मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। डेब्ट इन्वेस्टर के पास ऐसा कुछ नहीं होता। रेसिडुअल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस बिलोंग टू द इक्विटी इन्वेस्टर। जो रेसिडुअल प्रॉफिट होता है वो इक्विटी इन्वेस्टर्स का होता है। डेब्ट इन्वेस्टर क्लेम इज रिस्ट्रिक्टेड टू पीरियडिक फिक्स कूपन। ठीक है, उनके पास एक पर्टिकुलर रेट ऑफ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, यानी कि उनको एक फिक्स इंटरेस्ट में ही पैसा मिलता है। यही इस दो कॉलम में, दो पैराग्राफ्स में बताया है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ड्यू टू दिस फंडामेंटल डिफरेंस इन इक्विटी एंड डेब्ट, these are seen as two distinct asset classes between which investor make a choice। इक्विटी रिप्रेजेंट अ रिस्की, इक्विटी रिस्की होता है, लॉन्ग टर्म होता है, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट दैट कैन शो अ हाई वोलेटाइल इन परफॉर्मेंस डिपेंडिंग ऑन हाउ द अंडरलाइंग बिजनेस इज परफॉर्मिंग। इक्विटी क्या होता है,
एक तो रिस्की होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी लेते हैं, ठीक है। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जहां अगर बिजनेस की बात करें, अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा तो इक्विटी में रिटर्न अच्छा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देयर इज नो एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इक्विटी इन्वेस्टर्स, ठीक है। इसमें कोई एश्योरेंस नहीं है कि इक्विटी इन्वेस्टर को कुछ रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। सिंस द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बाउंड टू फ्लक्चुएट, यानी कि डेली आप देखे होंगे मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है, वैसे ही शेयर्स या इक्विटी भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इनका रेट ऑफ रिटर्न कोई फिक्स नहीं रहता है। डेप्ट रिप्रेजेंट अ रिलेटिव लो रिस्क, जो डेप्ट फंड होते हैं उसमें लो रिस्क होता है, इनकम ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है। इट जनरेट अ स्टेडी रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि इनका एक फिक्स रिटर्न होता है, प्रोवाइडेड द बिजनेस रिमेन प्रॉफिटेबल एंड डस नॉट डिफॉल्ट ऑन इट्स पेमेंट। लेकिन क्या होता है, बिजनेस जब प्रॉफिटेबल रहे और इनके इनको इनका रिटर्न देने में डिफॉल्ट ना करे, तब तक। कई बार ये भी डिफॉल्ट हो जाते हैं डेप्ट, जैसे कई कई तो पेपर्स आते हैं ना कि बॉन्ड्स पे कई कंपनीज पे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पटाने में डिफॉल्ट करती है, तो वो बहुत बड़ी न्यूज होती है, ठीक है। सिंस ऑल रेसिडुअल बेनिफिट ऑफ डिप्लॉइंग कैपिटल इज प्रॉफिटेबल बिजनेस, सो गो टू द इक्विटी इन्वेस्टर। जितने भी प्रॉफिट होते हैं, फिर रेसिडुअल बेनिफिट बताया, वो इक्विटी इन्वेस्टर के पास होते हैं। द रिटर्न टू इक्विटी इन्वेस्टर इज लाइकली टू बी हायर देन द डेब्ट। अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो इक्विटी में उसको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, जिसने इक्विटी में रिटर्न इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल दिया है कि किसी बिजनेस ने 12% की रेट पे फंड बारो किया, ठीक है, पैसे लिए 12% के ब्याज में, और उन्होंने 14% का रिटर्न बनाया। तो जो डेब्ट इन्वेस्टर है उसको कितना मिलेगा, 12 ही मिलेगा। लेकिन इक्विटी इन्वेस्टर है उसको टोटल 14% रिटर्न मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब नीचे जाता है तो वो इक्विटी इन्वेस्टर को हर्ट करता है या उसको लॉस होता है, ठीक है। हु मे नॉट अर्न एनीथिंग इफ रिटर्न इज लोअर, अगर रिटर्न लोअर है तो उसको कुछ नहीं मिलता। देन द बोरोइंग कॉस्ट, एंड इफ द बिजनेस इज फेलिंग, बिजनेस फेल होता है कि तो इक्विटी इन्वेस्टर्स को कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। कई लोग 100 रुपया इन्वेस्टमेंट किए हैं इक्विटी मार्केट में, तो वो कई बार 50 भी हो जाता है, जीरो भी हो जाता है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज में भी जीरो हो गया। चूजिंग बिटवीन इक्विटी एंड डेप्ट इज अ ट्रेड ऑफ। इन्वेस्टर डिजायर लोअर रिस्क, जो इन्वेस्टर चाहता है लो रिस्क, तो वो क्या करता है, डेप्ट में इन्वेस्टमेंट करता है। जो हायर रिटर्न चाहते हैं वो क्या करते हैं, इक्विटी में करते हैं, क्योंकि हायर रिटर्न के लिए हायर रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। मोस्ट इन्वेस्टर टेंड टू एलोकेट देयर कैपिटल बिटवीन देस टू फंड। जितने भी इन्वेस्टर हैं या तो डेप्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो इक्विटी में करते हैं, ठीक है। अब टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी मार्केट, क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है। फेस वैल्यू आप लोगों ने नाम सुना होगा, फेस वैल्यू, आप सभी ने फेस वैल्यू नाम सुना है। आईपीओ में जनरली देखा जाता है कि इसकी फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू, विजय कृष्णा जी, शुभ जी, कंचन तिवारी जी, सत्या जी, आप लोगों को पता है जब आईपीओ आता है तो हमेशा फेस वैल्यू पे आता है, ठीक है, हमेशा फेस वैल्यू लिखी रहती है। तो वो क्या होता है, द नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर इज नोन एज फेस वैल्यू। जो भी नॉमिनल प्राइस होता है वो फेस वैल्यू कहलाता है, ठीक है। तो द इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी इज कैलकुलेटेड बाई मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ शेयर इशूड बाई इट्स फेयर वैल्यू। जो इक्विटी कैपिटल होता है वो कैसे होता है, मल्टीप्लाइंग बाई नंबर ऑफ शेयर इशूड बाई इट्स फेस वैल्यू। तो इसका एग्जांपल दिया है, इन केस ऑफ कंपनी हैज इशू 1 लाख शेयर। अगर कंपनी 1 लाख शेयर इशू करती है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो कंपनी का इक्विटी कैपिटल कितना हुआ, 1 लाख इंटू 10,
ठीक है, तो 10 लाख रुपया हुआ। ठीक है, शेयर में भी इशूड टू इन्वेस्टर एट द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे भी शेयर मिल सकता है, लेकिन जनरली आज के मार्केट में प्रीमियम में मिलता है, हायर प्रीमियम। यानी कि फेस वैल्यू 10 रुपया है तो कई ठो शेयर 100 रुपया में भी मिलते हैं, यानी कि फेस वैल्यू के 10 टाइम्स। ठीक है, देन द प्रीमियम ऑफ द फेस वैल्यू। और कुछ शेयर होते हैं आज के डेट में, तो मेरे को नहीं देखने मिला कि जो अपने फेस वैल्यू से भी नीचे में उनको इशू किया जाता हो, बहुत कम, रेयरली देखने को मिलेगा, और वो भी ऐसे बुल मार्केट में तो बहुत कम। ठीक है, द फेस वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर डस नॉट यूजली चेंज, फेस वैल्यू कंपनी की यूजुअली चेंज नहीं होती है अनटिल, जब तक वो स्प्लिट या कंसोलिडेट ना हो। ठीक है, इन सच केस द फेस वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर वुड रिड्यूस और इंक्रीज। जैसे एक इन्वेस्टर है, उसका एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपया है, कंपनी डिसाइड कर रही है कि अब उसका फेस जो स्प्लिट कर दिया जाएगा, तो क्या होता है, जो फेस वैल्यू 10 रुपया है अब उसको 5 में डिवाइड कर दिए, तो अब 5 से यानी कि 1/5 में स्प्लिट करना है, तो अब उसका जो न्यू वैल्यू है, फेस वैल्यू 2 रुपए हो जाएगी। ठीक है, एंड द इन्वेस्टर के पास 5 शेयर उसके हो जाएंगे, 5 शेयर स्प्लिट में। स्प्लिट सुना होगा कि कंपनी स्प्लिट करने वाली है शेयर्स को। ठीक है, कैसे होता है कि शेयर का दाम बहुत ऊपर चला गया है, तो वहां से इन्वेस्टर क्या होते हैं, उस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो कंपनी क्या करती कि देखती कि इस हमारे शेयर में कोई इतना ज्यादा प्राइस दिखा रहा है कि लोग इसको खरीद नहीं पा रहे, तो क्या करती, जैसे 10,000 रुपया का शेयर हो गया, तो उसको क्या करते हैं, मान लो उसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो उसको स्प्लिट कर देंगे 5 में, तो उसकी न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, 2,000 रुपीज। ठीक है, और फेस वैल्यू उसकी 2 रुपया हो जाती है। वैसे ही क्या होता है, अब कॉन्सोलिडेट क्या होता है, कई बार क्या होता है इसका उल्टा करती है कि फेस वैल्यू 2 रुपया चल रहा है तो उसको कंसोलिडेट कर देते हैं, तो उसका रियल वैल्यू, जैसे अभी शेयर का दाम 10,000 100 रुपया चल रहा है, उसको कंसोलिडेट कर दिए 1:5 में, तो जो नया शेयर का वैल्यू है वो 500 रुपया हो जाएगा। और मान लो 100 रुपया है, उसका फेस वैल्यू 2 रुपया है, तो जब वो कंसोलिडेट होगा तो उसका नया फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 रुपया। ठीक है, कंसोलिडेट जस्ट स्प्लिट का उल्टा होता है। ठीक है, द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग डिविडेंड ऑन शेयर्स। कभी भी कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, 30% दे रहे हैं, 300%, 200, 500%, तो लोगों को क्या भ्रम होता है कि वो जो शेयर का जो मार्केट वैल्यू चल रहा है वहां से ऐसा पैसा मिलेगा, लेकिन वो रियल में होता है फेस वैल्यू से। जैसे 10 रुपया फेस वैल्यू है और 30% डिक्लेयर की, तो फेस वैल्यू का 30% तीन, कितना हुआ, 3 रुपया, तो 3 रुपए डिविडेंड मिलेगा। अगर कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया है, उसमें 30% डिविडेंड देना है, तो कितना मिलेगा, 60 पैसा। ऐसे डिविडेंड कैलकुलेट किया जाता है। समझ में आया सर आप लोगों को? सत्या जी, शुभ जी, विजय जी, कंचन जी, ये फेस वैल्यू से क्वेश्चंस आते हैं। FV हमेशा याद रखिएगा, FV करके कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है, FV। ओके, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू ऑफ कंपनी इज द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, कंपनी का टोटल नेट वर्थ कितना है। टू कंप्यूट द बुक वैल्यू पर शेयर, नेट वर्थ ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, तो नेट वर्थ जितना होता है उसको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करते हैं, तो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाता है।
book value per share means the theoretical amount of money each share would get in case of company was to wind up. कंपनी पूरी तरीके से बंद हो जाए तो बुक वैल्यू के अनुसार प्रत्येक शेयर धारक को कितने पैसे मिलने चाहिए वो बुक वैल्यू से देखा जाता है। ठीक है, अगर कंपनी बंद हो गई, कोई भी कंपनी, तो जो शेयर धारक है, मान लो आपके पास शेयर है 100 रुपया का, तो आपको कितने और पैसे मिलेंगे वो बुक वैल्यू से डिसाइड होता है। लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं, इसको भी देखते हैं। ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट, कोई भी बैलेंस शीट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखे होंगे देयर आर टू प्राइमरी थिंग्स। पहला होता है शेयर कैपिटल और डेप्थ। द असेट्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड इन बैलेंस शीट एज इट बुक वैल्यू। जो असेट्स होती है ना कंपनीज की, असेट्स यानी कि जो उनकी ताकत है, असेट्स है ना। जैसे हमारे पास बहुत सारा पैसा है, गाड़ी है, तो वो हमारे असेट्स हुए। लेकिन गाड़ी का लोन पटाना है, वो लाइबिलिटी हुई। ठीक है, तो द कंपनी आर लिस्टेड इन द बैलेंस शीट एज इट्स बुक वैल्यू, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन को लेस करके, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स में बी डिफरेंट फ्रॉम बुक वैल्यू। जो रियल वैल्यू है असेट्स की वो बुक वैल्यू से डिफरेंट भी हो सकती है, और उसकी सर्टेनिटी भी अपन नहीं जान सकते। इफ, ठीक है, जो रियल असेट्स की वैल्यू है वो बुक वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। इट इज एज्यूम्ड दैट ईच असेट्स ऑन द बैलेंस शीट में बी कन्वर्टेड इनटू कैश एज इट्स बुक वैल्यू। ऐसा माना जाता है, एज्यूम किया जाता है कि प्रत्येक असेट्स जो बैलेंस शीट में है उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं उसके बुक वैल्यू से। ठीक है, देन आफ्टर फुल ऑनरिंग द बिजनेस लाइबिलिटी, जो बिजनेस की लाइबिलिटी है उसको फुलफिल, यानी कि जितने उधार है उसको पटाने के बाद, ठीक है, जितना उधारी हम पटा लिए उसके उसके जमा कर दिए उधार को, उसके बाद ही तो पता चलेगा ना कि हम हमारे पास कितने पैसे बचे हैं। उधार पटाया नहीं है और जो चीजें अपना समझेंगे तो वो गलत है ना, वो उसी को यहाँ पे दिया गया है। कैश इक्विवेलेंट टू नेटवर्थ। ठीक है, जितना कैश है उसको नेटवर्थ के इक्वल माना जाता है, इक्विटी प्लस रिजर्व। ठीक है, वुड बी लेफ्ट फॉर शेयर होल्डर। जो नेटवर्थ बचती है उसको शेयर होल्डर्स के लिए माना जाता है। ठीक है, जो भी कैश नगद बचता है ना, नगद कैश, वो इक्विटी प्लस रिजर्व को, यानी कि इक्विटी होल्डर्स के लिए माना जाता है या शेयर होल्डर्स के लिए माना जाता है ये। ठीक है, पीडीएफ ये बुक है सर। ये क्या है कि ये NISM XV की बुक है। NISM XV का जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो आपको ये बुक प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अभी मैं केवल ये बुक से पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं नोट्स से भी पढ़ाऊंगा, जो नोट्स अपन बनाएंगे। ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है कि केवल नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। डिटेल स्टडी जैसे अभी अपन कर रहे हैं, इसकी डिटेल स्टडी। और मैं एक काम करूंगा, आप लोगों से इसका ना PDF को शेयर कर दूंगा बुक की। ठीक है, तो आप लोग भी अपने खाली टाइम में लैपटॉप से या मोबाइल जो भी है, मेरा तो यही प्रेफरेंस है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से ही पढ़िएगा। ठीक है, तो उस टाइम आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसके PDF शेयर कर दूंगा आप लोगों से। ठीक है, और अगर आप आ जाए हैं तो जो लास्ट की 2 क्लासेस है उसके ना रिकॉर्डिंग को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का। द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू मीट इट्स लाइबिलिटी वुड डिपेंड अपॉन द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स। ठीक है, कंपनी को की क्या है, एबिलिटी बता रहा है कि अपनी लाइबिलिटी को कब खत्म कर सकता है, जब असेट्स की रियल वैल्यू उसके पास हो। ठीक है, असेट्स की वैल्यू 0 है या कम हो चुकी है तो वो लाइबिलिटी मान लो उससे ज्यादा है, तो कैसे करेगा, ये इसका बोलने का मतलब। थर्ड है मार्केट वैल्यू।
दिस इज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू है, मार्केट में किसी कंपनी की शेयर प्राइस क्या है, उसको मार्केट वैल्यू कहते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ एंटायर इक्विटी ऑफ कंपनी इज टर्म एज मार्केट कैपिटल। अब मार्केट वैल्यू जितनी भी इक्विटी है उसको कैलकुलेट करेंगे तो मार्केट कैपिटल होता है। इज कंप्यूटेड एज मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 शेयर्स हैं टोटल आउटस्टैंडिंग, ठीक है, और शेयर का प्राइस चल रहा है 1000 रुपया, तो टोटल मार्केट कैप कितना हुआ, 1 लाख रुपीज। तो ये इसका किसी भी कंपनी का मार्केट कैप हो गया, ठीक है। द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिपेंड अपॉन फैक्टर लाइक कंपनीज परफॉर्मेंस, मार्केट सेंटीमेंट, लिक्विडिटी और भी बहुत सारे फैक्टर। किसी भी मार्केट कंपनी का मार्केट शेयर कंपनी के परफॉर्मेंस, मार्केट के सेंटीमेंट और लिक्विडिटी, ये सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो मेरे से हमसे पूछ सकते हैं। रिप्लेसमेंट वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होता है, दिस रिफर टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स ऑफ कंपनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी कंपनी के पूरे असेट्स जो हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है किसी भी किसी भी दिए गए टाइम पे, एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इफ अ न्यू कंपनी वेयर टू सेट अप विथ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अगर मान लीजिए एक कंपनी रिलायंस है, वो पुरानी कंपनी है बहुत, इंडिया में जानी मानी, तो इसके जो पूरे असेट्स हैं, रिलायंस के जितने भी असेट्स हैं, उसकी ओवरऑल वैल्यू, मार्केट वैल्यू आज के दिन में क्या होगी, पहले समझिएगा आज के दिन में क्या होगी। सेकंड, ओके, ये लास्ट में पूछेगा, तो क्वेश्चन जो भी है आप लोग लिख के रख लीजिए, लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। माइक इसलिए ऑफ कर दिया हूं क्योंकि क्या है कि एक क्वेश्चंस का मैंने टाइम रखा है, माइक ऑन रहेगा तो सबको डिस्टरबेंस होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन अपने लिख के रख लीजिए, मैं बता दूंगा आखिरी में, ठीक है। अगर कोई भी नई कंपनी रिलायंस जैसी बनानी है, इफ अ न्यू कंपनी वेयर टू सेटअप विथ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट, जो कि रिलायंस के पास है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी, तो कितना खर्चा आएगा। तो रिलायंस को मान लीजिए अभी उसकी वैल्यू 10 लाख है, 10 लाख करोड़ है या ज्यादा है, तो ऐसे ही नई कंपनी बनाने में और ज्यादा खर्चा आएगा, ठीक है। न्यू जस्ट लाइक रिलायंस एक बनाने में 20 लाख करोड़ तक भी खर्चा आएगा, आ सकता है। तो इसको रिलायंस की रिप्लेसमेंट वैल्यू मानेंगे, रिलायंस जैसी एक सेम टू सेम कंपनी बनाने में। तो ये रिप्लेसमेंट वैल्यू एग्जिस्टिंग कंपनी की वैल्यू बताने में काम आती है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, intrinsic value of assets is the present value of expected free cash flow from the assets. Warren Buffett defined the intrinsic value. It is discount value of cash that can be taken out of business during its remaining life. In simple terms, the intrinsic value of equity share is the discounted value of its future benefit to the investor. Investing in equity is about to estimating this intrinsic value or paying a price to अर्न द फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ असेट्स इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो फ्रॉम द असेट्स, ठीक है। असेट से कितनी कैश फ्लो मिल सकती है अपने को, ठीक है, और फ्यूचर बेनिफिट को
कितना है, इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू से निकाला जाता है। मान लीजिए किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपए है और उसका शेयर चल रहा है 20 रुपए, तो इसको बोलेंगे ओवर वैल्यू, क्योंकि हमें तो 10 रुपया से ज्यादा इसकी वैल्यू दिख ही नहीं रही है इंट्रिंसिक, तो ये 20 रुपया चल रहा है तो ये ओवर वैल्यू होगा। और कोई कंपनी का शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपया है और उसका शेयर प्राइस 5 रुपए चल रहा है, तो उसे बोलेंगे अंडर वैल्यू, ठीक है। In equity investing, therefore, there are two distinct notion of value and price. Intrinsic value is the estimate value per equity share. Intrinsic value क्या है? Estimated value है किसी भी equity share का, based on future earning potential of company. Future earning potential कितनी कंपनी में, ये इसके बेस पे, ठीक है। Market price is the price with the share traded in the stock market. Market price क्या होता है? जिस भाव पे कोई शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है। टेकिंग इनटू अकाउंट सेवरल फैक्टर इंक्लूडिंग वेरियस एस्टिमेट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू में बी इक्वल टू, लेस देन और मोर देन द मार्केट प्राइस एट एनी पॉइंट। इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी कंपनी की उससे कम या उससे बराबर या उससे ज्यादा भी हो सकती है मार्केट प्राइस से, ठीक है। If the intrinsic value perceived to be more than market value, intrinsic value मार्केट जो प्राइस चल रहा है, मान लो मार्केट प्राइस 10 रुपया चल रहा है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 20 रुपया, तो क्या बोलेंगे इसको? अंडर वैल्यू, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया वही चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। द गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इज टू बाय अंडर वैल्यू शेयर। अपन क्या करते हैं, अगर किसी की इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है ना, और वहां बता रहा है कि अंडर वैल्यू है इसका शेयर, तो वहां पे अपन बाय करते हैं, खरीदते हैं। और जहां ओवर वैल्यू है वहां पे अपन क्या करते हैं, शेयर को सेल कर देते हैं। बट इट रिमेन टफ टू मेक दिस इवेल्यूशन करेक्टली, लेकिन ऐसे डिसीजन निकालना मार्केट में बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि व्हाट इज बीइंग प्राइस इज द अननोन फ्यूचर ऑफ द कंपनी। जो भी प्राइस चल रहा है, या मैं आज के से 10 साल बाद किसी 5 साल बाद किसी कंपनी के शेयर्स की प्राइस को इंट्रिंसिक वैल्यू से डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज थोड़ा इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसके मैं नोट्स या हाईलाइट जो भी है इसको आप लोगों से मैं शेयर करूंगा, ठीक है। फिर भी मेरा ये कहना है कि आप लोग डिटेल स्टडी करिए, एक बार इसको रीड जरूर कर लीजिए। इक्विटी इन्वेस्टिंग रिक्वायर आइडेंटिफाई exploiting inefficiency are not amenable to mathematic formula, quality factor that assess future potential of company based on factor। अब ये बता रहे हैं क्वालिटी फैक्टर्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी इन्वेस्टर, तो क्वालिटी फैक्टर क्या क्या देखते हैं? क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, मार्केट स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, फाइनेंसिंग कैपेबिलिटी, और मेक इक्विटी इन्वेस्टिंग आर्ट एज वेल एज साइंस, ठीक है। ये बताया गया कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना एक आर्ट भी है, एक कला भी है और एक साइंस यानी एक विज्ञान भी है उसमें। स्टॉक मार्केट वेयर दिस एस्टिमेट आर मेड एंड एक्टेड अपॉन थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इक्विटी शेयर फीचर एज सोशो इकोसिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी फैक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है मार्केट को, ठीक है। शेयर मार्केट को एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी अफेक्ट करता है, अपना इफेक्ट देता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये सब चीजें भी पूछी जाती है, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये अपन ने देखा था अभी लास्ट में कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे होता है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इनटू आउटस्टैंडिंग कितने शेयर्स हैं अपने पास,
उससे मार्केट कैपिटल निकलती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय आउट एनी इंटायर कंपनी एट इट्स करेंट मार्केट प्राइस। जैसे अभी आप रिलायंस का मार्केट कैप है 10 लाख करोड़, अगर आपको पूरी कंपनी बाय करनी है, इंटायर कंपनी, तो आपको इतना पैसा 10 लाख करोड़ रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, इतना पैसा आपको लगेगा उसको बाय करने के लिए। इट इज computed as market price per share of the company मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। हमेशा ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स याद रखिएगा। ठीक है, जितने मार्केट में अवेलेबल शेयर्स हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल विच अ कंपनी विच हैज इशू 1 लाख शेयर्स एंड करंटली ट्रेडेड एट 20 रुपीज, तो उसकी मार्केट कैप कितनी हुई? 20 लाख रुपया। ठीक है, विथ चेंज इन इक्विटी प्राइस मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी चेंज कंटिन्यूसली। इक्विटी प्राइस जैसे अभी इसमें बता रहा है 20 रुपया, कभी 19 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 20 से 40 भी हो सकता है, 20 से 2000 भी हो सकता है। तो ये मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ट्रेडेड स्टॉक आर ऑफन कैटेगराइज बाई मार्केट कैप। तो एक होता है ब्लू चिप स्टॉक, एक होता है मिड कैप स्टॉक, एक होता है स्मॉल कैप स्टॉक। ब्लू चिप स्टॉक रिप्रेजेंट द लार्ज कंपनी बाई मार्केट कैप। जो लार्जेस्ट कंपनी है, जैसे निफ्टी 50 के 50 जो शेयर हैं, वो लार्जेस्ट कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, देश की अपने। ठीक है, तो उनकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा होती है। दे अट्रैक्ट लार्ज सेट ऑफ इन्वेस्टर, रिटेलर एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ब्लू चिप में हमेशा रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशन दोनों इन्वेस्ट करते हैं एंड इंजॉय अ हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी। और ये हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी भी होती है, तो कभी भी आप बाय करो, कभी भी सेल कर दो, कोई दिक्कत नहीं जाती। कुछ कंपनीज के शेयर ऐसे होते हैं कि आज बाय कर लो, 4 दिन तक तो सेलिंग नहीं मिलती है। आप देखिएगा, लिक्विडिटी जिसमें नहीं रहती उसमें सेलिंग करने को नहीं मिलता है। सेकंड होता है मिड कैप। मिड कैप स्टॉक कंपनी विच एंजॉय गुड लेवल ऑफ लिक्विडिटी बट आर मीडियम इन टर्म ऑफ मार्केट कैप। लिक्विडिटी अच्छी रहती है मिड कैप में, लेकिन क्या होता है, मार्केट कैप उनका मीडियम साइज का होता है। अब मीडियम क्यों होता है? क्योंकि मीडियम से नीचे एक स्मॉल भी होता है। स्मॉल कैप और स्टॉक दैट आर स्मॉलर इन साइज, इनमें उतनी लिक्विडिटी नहीं होती। और जनरली आप देखेंगे मार्केट में हम लोग ऐसे ही स्टॉक्स में लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अ, तो प्लीज ये चीज को देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। मिड कैप, स्मॉल कैप। ठीक है, देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर द कट ऑफ ऑफ लार्ज मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ये कोई इसका स्पेसिफिक साइज नहीं है। इट इज देयर फॉर कॉमन टू कंसिडर द टॉप 50 और 200 स्टॉक बाई मार्केट कैपिटलाइजेशन एज लार्ज कैप, द नेक्स्ट 200 to 500 स्टॉक एज मिड कैप एंड रिमेनिंग आर स्मॉल कैप। जो टॉप 50 to 100 होते हैं उसको लार्ज कैप बोलते हैं, और 200 to 500 जो होते हैं उसको मिड कैप, और रिमेनिंग्स को स्मॉल कैप बोलते हैं। मार्केट कैप इज ऑल्सो यूज एज अ इंडिकेटर ऑफ साइज एंड इंपॉर्टेंट ऑफ स्टॉक मार्केट ऑफ कंट्री। ठीक है, स्टॉक मार्केट, मार्केट कैप क्या होता है? इंडिकेट करता है साइज एंड इंपॉर्टेंस, कितना महत्वपूर्ण और कितना बड़ा साइज है स्टॉक मार्केट ऑफ किसी भी देश का। ठीक है, द रेशो ऑफ मार्केट कैप टू जीडीपी ऑफ कंट्री इज रिलेटिव मेजर फॉर दिस पर्पस। मार्केट कैप को जीडीपी के रेशो से कैलकुलेट करते हैं कि भैया कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सबकी एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो कुछ लोग मार्केट कैप को जीडीपी से डिवाइड कर देते हैं,
तो उनको समझ में आता है कि नहीं ठीक है, मार्केट अच्छा है कि सही है कि गलत है। ठीक है। अब मैंने ग्रुप में लिखा था, जिनसे क्लास का लिंक ओपन नहीं हो रहा है, प्लीज एक बार मुझसे पूछ लेंगे। तो आप लोग को अगर लिंक दिक्कत होती है, मेरा नंबर को सेव कर लीजिएगा, तो प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ठीक है। इंटरप्राइजेस वैल्यू, इंटरप्राइजेस वैल्यू रिफर टू द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ठीक है। इंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है? ओवरऑल वैल्यू ऑफ बिजनेस कैलकुलेट किया जाता है। सिंस द बिजनेस इज फंडेड बाय वेरियस सोर्स ऑफ कैपिटल। ठीक है। बिजनेस को फंड वेरियस कैपिटल से किया जाता है, इक्विटी से भी और डेब्ट से भी। ठीक है। दोनों से पैसा मिलता है बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को। आप देखिएगा रिलायंस वाला अगर इक्विटी में भी है तो अपने डेब्ट इंस्ट्रूमेंट भी लॉन्च करते हैं मार्केट में वो लोग। ठीक है। बहुत सारे आते रहते हैं बीच बीच में। अभी जैसे आप ये सब स्टडी कर लिए हो, तो आप देखना बीच बीच में उनके डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, कभी कभार ही आते हैं। और भी जितनी कंपनीज है, वो लोग पेपर्स, वो क्या बोलते हैं, एनसीडी, ठीक है, ये इशूड करते हैं मार्केट में, फिर विथ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो सिंस द बिजनेस इज फंडेड बाय वेरियस सोर्स ऑफ कैपिटल, it is computed as sum of the value of total capital employed in the business. Thus, EV is defined mathematically as follow. ठीक है। एंटरप्राइज वैल्यू याद रखिएगा और इसके फॉर्मूले को प्लीज याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब इसमें कोई ट्रिक तो है नहीं, लेकिन इतना अगर पढ़े हैं तो ये समझ में आता है कि वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी, वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वैल्यू ऑफ प्रीफर कैपिटल प्लस डेब्ट, ये प्लस में आएगा, और माइनस क्या होगा? कैश, कैश इक्विवेलेंट एंड फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ईवी, इंटरप्राइज वैल्यू। ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स नहीं है, ईवी यानी इंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है। कुछ लोग ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी लिख के आ जाते हैं, मेरे को पता है, मेरे साथ भी दोस्त यार गए थे, तो इसके लिए ये सब पढ़ना जरूरी है। ठीक है। द वैल्यू फॉर द इंडिविजुअल कंपोनेंट शुड बी बेस्ड ऑन देयर फेयर मार्केट वैल्यू। हाउएवर, सिंस इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन फेयर मार्केट वैल्यू, किसी भी कंपनी का फेयर मार्केट वैल्यू जानना थोड़ा डिफिकल्ट है, स्पेशली फॉर अनलिस्टेड कंपनी। एंड बैंक का उधारी कितना है उनका, एनालिस्ट मस्ट यूज द बैलेंस शीट। तो एनालिस्ट क्या करते हैं? बैलेंस शीट को यूज करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए। प्रॉक्सी लिखा है ना यहाँ पे, इज नॉट अवेलेबल और इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द सेम। अगर उनको फेयर वैल्यू निकालने में डिफिकल्टी होती है, तो वो बैलेंस शीट से फेयर मार्केट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल में ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्या दिया है? कॉमन इक्विटी कितने की है? 12 करोड़ की। प्रीफर्ड कैपिटल कितना है? 8.5 करोड़। डेब्ट आउटस्टैंडिंग 6.5 करोड़। कैश एंड इक्विवेलेंट 2.5 करोड़। फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट 1.4 करोड़। ठीक है। तो कंपनी की कॉमन इक्विटी कितनी है? 10 लाख शेयर्स। उसकी फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपीज। दे शेयर आर करंटली ट्रेडिंग एट 340 रुपीज। ठीक है। फेस वैल्यू से कितने गुना है? 34 टाइम, 34 टाइम। ठीक है। तो तो इसकी मार्केट कैपिटल कैसे निकलेगी? मार्केट कैपिटलाइजेशन 34 करोड़, 340 इंटू 10 लाख, तो 34 करोड़ आया। तो कॉमन इक्विटी का कितना आया? ईवी निकालना है तो फॉर्मूला क्या था? वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी। ये वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, लेकिन अगर मार्केट कैप से निकालें तो 34 करोड़ आया। कॉमन इक्विटी इतना दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई जो किए हैं, उससे हमको पता चला कि कॉमन इक्विटी की प्राइस कितनी है। ठीक है। तो ईवी यानी 34 करोड़ ये हो गया,
8.5 करोड़ प्रीफर्ड कैपिटल हो गई, 6.5 करोड़ अपना क्या हो गया, डेप्ट आउटस्टैंडिंग। ये तीन चीजें अपने को पेड करनी है, माइनस 2.5 करोड़ अपन अपने पास कैश है, और फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट कितने का है अपना 1.5, तो ये हमारे लिए प्लस है। ठीक है, तो इतने को अपन जोड़े और कैश और फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट को अपन ने माइनस किया, तो टोटल इंटरप्राइजेस की वैल्यू कितनी आई, 45 करोड़ रुपीस। ठीक है सर, यहां तक क्लियर हुआ सर? विजय कृष्णा जी, शुभ जी, सत्या जी, विक्रम वर्मा जी, कंचन जी, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके। अब अर्निंग कैसी होती है कंपनी की? ओके, अर्निंग क्या होता है? किसी भी कंपनी की अर्निंग तीन टाइप की होती है, हिस्टोरिकल, ट्रेलिंग और फॉरवर्ड। इसको भी याद रखिएगा। अर्निंग आर प्रॉफिट इन अ बिजनेस, कोई भी अर्निंग है वो बिजनेस का प्रॉफिट ही है। अर्निंग कैन बी डिफाइंड एट वेरियस लेवल। फॉर एग्जाम्पल, नेट प्रॉफिट आर द प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी ऑनर। जो नेट प्रॉफिट होता है वो इक्विटी ऑनर्स का होता है। जो इक्विटी अपन जो शेयर होल्डर्स हैं उनका होता है नेट प्रॉफिट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ईबिट, ये किसका होता है, इक्विटी और डेप्ट होल्डर दोनों का होता है, क्योंकि इंटरेस्ट जो अपन पेड कर रहे हैं वो डेप्ट होल्डर को करते हैं ना, इसलिए ईबिट, ईबीआई। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड amortization, EBITDA, are are earning available to business to replace its assets over a period of time to serve both equity and debt holders। तो ये दोनों क्या है, EBITDA भी इक्विटी एंड डेप्ट होल्डर का होता है, लेकिन याद रखिएगा नेट प्रॉफिट हमेशा इक्विटी ऑनर्स को होता है। ऐसी केस स्टडी आती है कि नेट प्रॉफिट पूछता है, या नेट प्रॉफिट किसको देना है ये भी इस टाइप से पूछता है। अर्निंग ऑफ प्रीवियस ईयर आर कॉल्ड हिस्टोरिकल। जो अर्निंग पिछले साल की है, पिछले वर्ष की है, उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल अर्निंग। ठीक है, पिछले साल की अर्निंग है ये, हिस्टोरिकल। ट्रेलिंग अर्निंग किसको बोलते हैं, जो लास्ट 4 क्वार्टर की अर्निंग है, लेटेस्ट 4, यानी अभी 2024 चल रहा है, किसी भी कंपनी के लास्ट 4 क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं उसको ट्रेलिंग बोलते हैं। कैलकुलेट ऑन रोलिंग बेस। अर्निंग कंप्यूटेड बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रोजेक्शन आर फॉरवर्ड। फ्यूचर का जो प्रोजेक्शन अपन करते हैं उसको फॉरवर्ड अर्निंग बोलते हैं, कि इतना कर सकता है, फॉरवर्ड अर्निंग। लेकिन अपन जनरली फ्यूचर अर्निंग ही बोलते हैं इसको, है ना, तो ये फॉरवर्ड अर्निंग इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसके आगे अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत ही इजी है, इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आता है अर्निंग पर शेयर कंपनी का क्या है, कि शेयर की वैल्यू क्या है। कई बार अर्निंग पर शेयर दिया रहेगा और नेट प्रॉफिट पूछ देगा। तो ईपीएस और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर दिया है और आपसे नेट प्रॉफिट पूछता है, तो घुमा के भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो प्लीज इसको भी ध्यान से देखिए, फोकस करके। नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी, जो नेट प्रॉफिट है किसकी होती है, शेयर होल्डर्स की। तो अर्निंग पर शेयर इज द नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। देखिए याद हो गया ना, नेट प्रॉफिट किसका होता है, शेयर होल्डर्स का, मैंने बताया था। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। किसी कंपनी का 10 लाख प्रॉफिट हुआ है और उसकी आउटस्टैंडिंग शेयर्स 2 लाख हैं, तो नेट प्रॉफिट उसका 10 लाख डिवाइडेड बाई 2,
तो अर्निंग पर शेयर आया 5 रुपीज। हायर ईपीएस हो हायर प्रॉफिटेबिलिटी, जितना हायर ईपीएस होगा उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। एंड बेटर अर्निंग फॉर शेयर होल्डर, जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा अर्निंग शेयर होल्डर्स को मिलेगा। ठीक है। एंड विल बी प्रीफर ओवर शेयर ऑफ कंपनी विथ लोअर ईपीएस, जिसके ईपीएस कम है उस उसको छोड़कर आदमी हायर ईपीएस वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। ईपीएस इज सिग्निफिकेंट वेरिएबल इन डिटरमाइनिंग द शेयर प्राइस। ईपीएस भी एक शेयर प्राइस को डिफाइंड करने का एक साधन है ना। इससे भी कैलकुलेट होता है कि कितना अच्छा कंपनी कर रही है। प्रॉफिट बहुत कम है और शेयर प्राइस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। और आउटस्टैंडिंग शेयर भी उसकी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, ईपीएस उसका कम हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है डीपीएस। अब इसको डीपीएस ना सोच के याद रखिए, डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड अपन ने देखा था लास्ट, डिस्कस किया था कि फेस वैल्यू के परसेंट में डिसाइड होती है। डिविडेंड इज जनरली डिक्लेयर एज अ परसेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। इट इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द इट्स शेयर होल्डर। फॉर एग्जाम्पल 40% डिविडेंड डिक्लेयर बाई कंपनी विल बी ट्रांसलेट इनटू डिविडेंड ऑफ 4 रुपीज एज द फेस वैल्यू 10। तो 10 रुपया फेस वैल्यू और 40%, तो 10 रुपया का 40% कितना हुआ, 4 रुपया। तो 4 रुपया इसका डिविडेंड पर शेयर हुआ। क्लियर सर? ओके। प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो और द पी रेशो मेजर द प्राइस दैट मार्केट इज विलिंग टू पे फॉर द अर्निंग ऑफ द कंपनी। ठीक है। पी रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेते हैं, इसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो प्लीज इसको याद रखिएगा। मार्केट प्राइस पर शेयर, तो इसका क्या है फॉर्मूला, मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी कि शेयर का मार्केट प्राइस कितना है, और अर्निंग पर शेयर। तो अपन ने लास्ट में देखा है अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। पीई इज रिफर्ड एज मल्टीपल ऑफ per rupees of earning. When one refer to stock trading at P multiple of 12, it's mean the stock is trading at 12 time its earning. यानी कि कोई भी स्टॉक अपने 12 टाइम चल रहा है। ठीक है। स्टॉक ट्रेडिंग एट P मल्टीपल ऑफ 12, यानी कि वो अपने अपनी अर्निंग से 12 टाइम ऊपर चल रहा है। द P मल्टीपल बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल अर्निंग इज ऑफ लिमिटेड वैल्यू। पी क्या होता है, जो उसकी हिस्ट्री है अर्निंग, उसके ऊपर उसका वैल्यू डिपेंड होता है, लिमिटेड वैल्यू। द प्राइस चेंज डायनेमिकली व्हाइल द रिपोर्ट अर्निंग इज अपडेटेड एवरी क्वार्टर। और किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है जैसी उसकी अर्निंग आती है। तो प्राइस टेंड टू मूव इवन आफ्टर हिस्टोरिकल अर्निंग पर शेयर इज नोन। ठीक है। इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग, हिस्टोरिकल अर्निंग देखकर फ्यूचर अर्निंग को प्रेडिक्ट करना या एंटिसिपेट करना। ठीक है। इफ इट इज एक्सपेक्टेड दैट अर्निंग ऑफ फर्म विल ग्रो, द मार्केट विल टू पे हायर मल्टीपल पर रुपीस ऑफ शेयर। अगर लगता है आपको कि किसी भी कंपनी का अर्निंग बढ़ने वाला है, तो लोग क्या करेंगे, मार्केट और ज्यादा पैसा उसमें लगाएगी, तो उसके प्राइस और बढ़ते जाएंगे। द फोकस इज देयरफॉर ऑन प्रोस्पेक्टिव पी, हाउ मच द करेंट प्राइस इज डिस्काउंटिंग द फ्यूचर अर्निंग। जो करंट प्राइस है वो फ्यूचर अर्निंग को कैसे डिस्काउंट करता है, ये भी देखना पड़ता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एनालिस्ट से शेयर ऑफ एक्स वाई जेड इज ट्रेडिंग एट 20 टाइम्स। 2014 में किसी शेयर एक्स वाई जेड कंपनी अपनी पी से 20 टाइम ऊपर थी, लेकिन उसकी जो अर्निंग आई तो क्या हुआ, 2015 में वो 15 टाइम्स ही रह गई। इवन द स्टेट ऑफ इट्स ऑर्डर बुक, what they are saying that the growth is EPS is likely to be high, and therefore the current high P based on historical number may not be the right one. ठीक है। तो यहां ये बोला गया है कि किसी भी कंपनी का पी उसके हिस्टोरिकल नंबर को देखकर अगर हम ईपीएस
देख रहे हैं तो इससे क्या होता है, कई बार मिसमैच भी होता है। ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। किसी की ईपीएस हाई है, ठीक है, ईपीएस बहुत हाई है, द ग्रोथ ऑफ ईपीएस इज लाइकली टू बी हाई, यानी कि हाई होने वाला है। लेकिन करंट हाई पीई जो है उसका, उसे देखने से ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे यहां दिया है कि 20 टाइम्स है, यहां तो 15 टाइम्स ही रह गया पीई उसका, ठीक है। तो कई बार ये वैसा रिजल्ट नहीं देते हैं जैसा देना चाहिए। एग्जाम के काम के लिए हमको ये याद करना जरूरी है, प्राइस टू अर्निंग रेशो का फॉर्मूला मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। और कई बार पी दिया रहेगा, मार्केट प्राइस दिया रहेगा, ईपीएस बताओ बोल देगा। तो यहां से ये भी निकालने के लिए अपने को अपन प्रैक्टिस करेंगे आने वाली क्लासेस में, ये जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है। मोस्ट पब्लिकेशन एंड रिपोर्ट शो पी यूजिंग हिस्टोरिकल अर्निंग नंबर फ्रॉम लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट। Analysts estimate the future earnings are not widely available or they may vary। हर एनालिस्ट की जो फ्यूचर अर्निंग रिपोर्ट रहती है, एक तो पहली चीज अवेलेबल नहीं रहती सभी की, और दूसरा वो वेरी करता है। कोई बोलेगा 112 है, तो कोई बोलेगा 14 है, कोई बोलेगा पता ही नहीं है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। इट इज कॉमन टू लुक एट पी वैल्यू ऑफ इंडेक्स टू गॉट इफ द मार्केट इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यू। पी रेशो से अपन क्या देख सकते हैं कि कोई कोई भी मार्केट ओवर वैल्यू है कि अंडर वैल्यू है। द पी मल्टीपल मूव हाई व्हेन प्राइस रन अहेड ऑफ अर्निंग नंबर, ठीक है। पी मल्टीपल उसका हाई होगा अगर अगर हमें ये लग रहा है कि उसका अर्निंग नंबर हाई होने वाला है, ठीक है, या बढ़ने वाला है, तो मार्केट इज विलिंग टू पे मोर एंड मोर प्राइस ऑफ द अर्निंग। यही चीज अपन ने यहां भी देखा था, सेम चीज ये रिपीट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि अगर पी इंप्रूव हो रही है और उसका जो अर्निंग नंबर है वो अच्छा आने वाला है, तो मार्केट क्या करेगी, और ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार रहेगी। व्हेन मार्केट करेक्ट एंड अनसर्टेन, ठीक है, मार्केट करेक्ट होता है जैसे अभी हुआ 2-4 दिन 5 दिन में, ठीक है, अबाउट फ्यूचर अर्निंग इंक्रीज द पी मल्टीपल ऑल्सो ड्रॉप। द अ वैल्यू इन्वेस्टर हु वुड लाइक टू पिक अप स्टॉक, कोई भी वैल्यू इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, जब किसी कंपनी की पी लो रहती है तब वहां पे वो बाय करता है। एनालिस्ट आल्सो कंपेयर द पी ऑफ वन कंपनी, कोई भी एनालिस्ट होता है वो किसी एक कंपनी का पी को दूसरे कंपनी के पी से चेक करता है, ठीक है, लेकिन सेम सेक्टर में। तब पी मल्टीपल ऑफ स्टेबल एंड लार्ज एंड वेल नोन कंपनी इज लाइकली टू बी हायर देन द पी मल्टीपल द कंपनी इज विलिंग टू पे फॉर अनदर स्मॉलर लेस नोन, ठीक है। पी मल्टीपल स्टेबल लार्ज एंड वेल नोन कंपनी की थोड़ी सी ज्यादा होती है ना, हायर होती है, और जो स्मॉल कंपनी होती है उसकी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो आज के लिए अपन यहीं तक रखेंगे।